नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग मुस्कान कारनामा के इस बिल्कुल ताजा तरीन सफर में नए सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय पूरे देश में पश्चिम बंगाल के अलावा और कोई चर्चा नहीं चल रही है। फर्स्ट फेज की बम्पर वोटिंग के बाद 92% वोटिंग के बाद चर्चा गर्म है कि ये क्या है। ये बीजेपी का अंडर करंट था जो लोग समझ नहीं पाए, या ये साइलेंट सपोर्ट है ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसमें एक और खिलाड़ी है और वो है लेफ्ट पार्टीज, सीपीएम। मैंने आपको बताया कि मेरे 15 दिन के प्रवास के दौरान मुझे कई लोग ऐसे मिले, खासकर वो टैक्सी ड्राइवर, आपको याद होगा, जिसने कहा था कि उसकी गाड़ी में कुछ सीपीएम के लीडर बैठे थे। उन्होंने अपने काडर से अपील की है कि वो इस बार बीजेपी को वोट करें, ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। सीपीएम जिसने 34 साल, वाम पार्टी जिसने, लेफ्ट पार्टी जिसने 34 साल पश्चिम बंगाल की राजनीति पर राज किया हो, क्या ये उनका फॉल है या कोई स्ट्रेटेजी है? आज लेफ्ट के जाने माने नेता, जिनको आप लगातार टीवी चैनल्स पर देखते होंगे, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ कारनामा में हम सफर है। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं ये मानता हूं विवेक जी कि ऐसे वक्त में जब पश्चिम बंगाल की राजनीति दीदी वर्सेस दादा से हट करके सर्वाइवल वर्सेस स्ट्रेटेजी हो गई जी, तो लेफ्ट पार्टीज की भूमिका बहुत अहम है जी। मैंने सुना कि वहां पर लेफ्ट वाले कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देना। सबसे पहले तो आपका ये रिएक्शन लूंगा, इस पर बाद में आएंगे। ये बम्पर वोटिंग जो हुई है, ये क्या है सर? ये बीजेपी का अंडर करंट है जो समझ नहीं पाया कोई, ये ममता दीदी के लिए साइलेंट सपोर्ट है? देखिए, मैं न्यूट्रल बात करूंगा आपसे और मेरी कोशिश होगी एक लेफ्ट न्यूट्रल कब से हो गया? लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि इतने व्यूअर्स आपको देखते हैं तो भैया इसको थोड़ा सा हम इंटेलेक्चुअल बनाएंगे एनालिसिस के रूप में। आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, यू आर आल्सो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। दोनों तरफ से क्लेम्स करे जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस वालों का या सेकुलर लॉबी का, इंडिया अलायंस वालों का कहना है कि साहब इसलिए ज्यादा वोटिंग हुई है क्योंकि सीआरपीएफ वालों ने, इलेक्शन कमीशन ने, सबने हमको दबाया, धमकाया, हमारे वोट काटे, इसलिए हम तो भाई तृणमूल कांग्रेस को जितवाएंगे। दिस इज अ क्लेम। हम बीजेपी के वोटर्स की जब बात करते हैं, जो बीजेपी के जो नेता भी हैं और समर्थक भी हैं, वो कहते हैं कि दिस इज अ बम्पर वोटिंग, इट इज अ वोटिंग फॉर चेंज। तो नॉर्मली क्या है, इसको जब आप हिस्टोरिकली अगर आप एनालाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से 1971 या उसमें था कि जब वोट गिरे थे तब भी सत्ता परिवर्तन हुआ था। वरना नॉर्मली हायर वोटिंग ट्वाइस और थ्राइस हैज मेंट अ चेंज इन गवर्नमेंट। ठीक है, दैट, तो ये दोनों एनालिसिस अपनी अपनी जगह हैं। तो इसको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है। इस बार का जो इलेक्शन है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इससे पहले आप कहते थे जब भी इतनी बम्पर वोटिंग होती थी कि बम्पर वोटिंग मींस अ साइन ऑफ चेंज। लेकिन अब आप कह रहे हैं कहना मुश्किल है। नहीं, उसको कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस बार बहुत सारी प्रतिक्रियाएं एक साथ हुई हैं। आपका एसआईआर इसी टाइम पे हुआ, ठीक है, और उसके बाद इतना बड़ा पुलिस डिप्लॉयमेंट और सीआरपीएफ बंगाल ने कभी नहीं देखा। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ गेम। एंड समहाउ इस तरीके की एनिमोसिटी जो केंद्र सरकार और बंगाल गवर्नमेंट में है, वो हमने पहले एनिमोसिटी थी। हम लेफ्ट की सरकार थी 34-35 साल, कांग्रेस की सत्ता थी केंद्र के अंदर, हम उनसे लड़ते थे, लेकिन इट वाज नेवर अ डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ अ स्टेट में हम लड़ रहे हैं। लेकिन द रिलेशनशिप विद द सेंटर हम बार्गेन करने की कोशिश करते थे। अभी जो एक एनिमोसिटी है वो दुश्मनी टाइप की है। एक आप कह सकते हैं कि ठीक है कि आई मीन देयर इज एब्सोल्युटली नो कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंटर, अनफॉर्चुनेटली। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं सर। 2014 के बाद से जो हम केंद्र में जो हम सत्ता को देखते हैं वो काफी हाई हैंडेड है। इवन वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के थे, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। ममता उनकी अलाय भी रही है इनफैक्ट उस वक्त। लेकिन उनका जो एक एटीट्यूड था, उनकी बहुत सारी स्कीम से सहमत नहीं थे। डिसइन्वेस्टमेंट जो अरुण शौरी ने करा, लेकिन ये था, ही वाज अ स्टेट्समैन, ही गेव रिस्पेक्ट, ही टॉक्ड, ही बार्गेन्ड विद द ऑपोजिशन। वो चीज इस गवर्नमेंट में मिसिंग है कहीं ना कहीं। आप जो है ऑपोजिशन को साथ लेने के बजाय आप ऑपोजिशन को डेसिमेट करके, कांग्रेस मुक्त भारत या विल डेसिमेट, दैट इज द काइंड ऑफ अ स्पिरिट। और ये प्रजातंत्र के लिए मैं कम से कम अनहेल्दी मानता हूँ। मैं नहीं कहूंगा कि वी शुड डेसिमेट और फिनिश ऑफ द बीजेपी। वी आर अगेंस्ट देयर आइडियोलॉजी, और हम आइडियोलॉजिकली उनको हराना चाहिए हमें, और जनता हमें वोट करे। दिस इज व्हाट वी वांट, दुश्मनी नहीं। जी ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता, अब मैं उस सवाल पर आता हूं जिससे मैंने शुरुआत की थी, 34 साल सत्ता में रहने के बाद, 3 दशक से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद, आज लेफ्ट पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाशिए पर क्यों है? वो कह रहा है बीजेपी को वोट दो, मतलब ये सत्ता में गिरावट मानेंगे या कोई स्ट्रेटेजी आप लोगों की? देखिए, आइडियोलॉजिकली तो देखिए, हमारा जो एनिमी नंबर 1 जिसको हम आइडियोलॉजिकली मानते हैं, जिसको हम मानते हैं कि जो देश के डिट्रीमेंटल है, स्टेट में ममता है, और केंद्र के अंदर जो हम देश का जिसको हम मानते हैं कि आइडियोलॉजी देश के लिए ठीक नहीं है, दैट इज द बीजेपी। प्राइमरीली बिकॉज दे आर, वो हमारे जो 2 पिलर्स हैं, जिसको जो वामपंथ की एक जो
आइडियोलॉजिकल दो पिलर हैं हमारे, एक आपका सेकुलरिज्म और दूसरा सोशलिज्म। और ये हम ही ने 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी को इंसिस्ट किया था, इमरजेंसी में समर्थन भी दिया था, दैट दीज टू थिंग्स आप रीइटरेट इनको करिए, जो अम्बेडकर ने सटल तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। तो बीजेपी इन दोनों के खिलाफ है, वो कैपिटलिस्ट भी है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ भी उनका एक लेन देन है, पॉलिटिकल प्रोसेस वैसा है, और सेकुलरिज्म नहीं है, वो एक फासीवाद की तरफ देश मूव कर रहे हैं, हमारा मानना है। अब आ जाते हैं बंगाल में। बंगाल के अंदर हमारी कंप्लेन और फाइट डिफरेंट नेचर की है, लॉ एंड ऑर्डर की फाइट है। आप वोट नहीं देने देते, हमारे कैंडिडेट जब पर्चा दाखिल करने जाते हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मारते हैं, पीटते हैं, खून खराबा करते हैं, लेफ्ट के दफ्तरों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस के कैडर का हमला होता है, ये सच्चाइयां हैं। बहुत विक्टिमाइज किया गया है लेफ्ट के कैडर को, जब जिस दिन से ममता बनर्जी आई है स्टेट लेवल पर। ये लड़ाई आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये लड़ाई एक जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनके खिलाफ है। तृणमूल कांग्रेस इज नो आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी हमें सत्ता में आना है, हम कैसे सत्ता में आए। बीजेपी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, आरएसएस की अपनी एक आइडियोलॉजी है कि देश इस तरीके से होना चाहिए। इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो। नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे कभी कि बीजेपी को वोट दो। दूसरा, इस बार मैं आपको बताऊं, हमने बड़ी कोशिश करी है कि नए तरीके का एक समीकरण हम लोग करें। जैसे आरजी कार के अंदर बहुत सारे डॉक्टर एक्टिविस्ट थे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, हमने उनको टिकट दिए इस बार इलेक्शन लड़ने के लिए। सो जितने भी एक्टिविस्ट जो हमको पूरे स्टेट में, हमने जो युवा रियलाइज करे, देयर इज अ बिग चेंज इन द लीडरशिप ऑफ सीपीएम सीपीआई एवरीवेयर। एज बार डाल दिया गया है। आप सरप्राइज होंगे कि वृंदा करात इज नॉट इन पोलिट ब्यूरो नाउ, प्रकाश करात इज नॉट इन पोलिट ब्यूरो नाउ। जितने सीनियर जो 70-75 साल के थे सब बाहर हैं। और युवा नेतृत्व पार्टी में भी दिया गया है, सभी पार्टियों में, और युवा लोगों को ही कैंडिडेचर भी दिया जा रहा है। आप मानते हैं कि लेफ्ट पार्टीज ने कैंडिडेचर युवाओं को दिया, युवाओं को मौका दिया, लेकिन सिर्फ वो पार्टी में ही सीमित रह गए, आप बाहर के युवाओं से कनेक्ट नहीं कर पाए। पश्चिम बंगाल के युवा लेफ्ट से नहीं जुड़ पाए। अव्वल तो वो पश्चिम बंगाल से बाहर चले गए सर्वाइवल के लिए, पलायन कर गए। एक रीजन तो ये रहा, दूसरा रीजन क्या रहा जो आप युवाओं को जोड़ नहीं पाए वहां के? देखिए, 2-3 चीजें थी। जैसे कि त्रिपुरा का एक एग्जाम्पल था। त्रिपुरा के अंदर मानिक सरकार की एक जो गवर्नमेंट थी, वो एक बहुत ही ऑनेस्ट गवर्नमेंट मानी जाती थी। द चीफ मिनिस्टर डिड नॉट इवन हैव अ सेल फोन, लेकिन वो आदमी सड़क पे चलता था। बुद्धदेव थे जो चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, मरे तो एक कमरा था, उस कमरे में किताबें थी। तो ये लेफ्ट की एक लेगेसी है। लेकिन समहाउ अभी जो देश की जो नब्ज है वो ज्यादा पूंजीवाद और कंज्यूमरिज्म की तरफ है। बेटर कार, अ बेटर हाउस, अ बेटर फोन, अ बेटर हॉस्पिटल, मोर हाई पेइंग इंटरनेशनल स्कूल। तो आपका हमारा जो मुल्क है अभी, वो मूलभूत सुविधाओं के बजाय ग्लैमर स्ट्रक भी थोड़ा सा है, ये मैं मानना चाहूंगा। बहुत सारे युवा जो हैं उन्होंने उस वक्त सीपीएम के खिलाफ सिर्फ इसलिए वोट किया त्रिपुरा के अंदर, वन मेजर फैक्टर वाज दैट दे वो बीजेपी के चकाचौंध से वो थोड़े से ग्लैमराइज भी हुए इन द फर्स्ट टाइम व्हेन मानिक सरकार गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड। तो कहीं ना कहीं ये है कि अभी जो नया युवा है, ये हम लोग एक आइडियोलॉजिकली कहते हैं मार्क्सवाद में, जो मिडिल क्लास होता है ना सर, मिडिल क्लास इज अ टूल बाय द रिच टू कंट्रोल द पुअर। अब वो आदमी जो मिडिल क्लास का है सर, वो सुबह दफ्तर जाता है, देर रात वो घर आता है, उसके बाद उसके घर की सुविधाएं, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ केयर की फैसिलिटी, घर की किस्त, और वो इन्हीं में फंस करके रह जाता है। और उसकी कोशिश होती है कि साहब इसी पूंजीवादी व्यवस्था में मेरे परिवार को यार वो सब कुछ मिल जाए, कि कम से कम कोई कमी ना रह जाए। तो एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंटेलेक्चुअली पढ़े लिखे लोगों का, मिडिल क्लास का एक रिड्यूस भी होता है, जो लेफ्ट का इंटेलिजेंसिया बेस था। बच्चे आज आप बताइए मुझको कि और इसीलिए दूसरी बात मैं बताऊं आपको, इलेक्शन आज बड़ा महंगा हो गया है। लेफ्ट के कार्यकर्ता पहले इलेक्शन लड़ते थे सर, तो पता लगा 20,000 मजदूर का एक यूनियन है वो समर्थन दे रहा है, हर मजदूर 2 रुपया 5 रुपया देगा, 50,000 रुपया 1 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, इससे गरीब कम्युनिस्ट लड़ेगा और वो जीतेगा। इस तरह की पॉलिटिक्स हम किया करते थे। इवन कांग्रेस फॉर दैट मैटर, बहुत जगहों पे इनके नेता भी वर्कर मूवमेंट के थे। आज ऐसा नहीं है। आज अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, आप किसी भी पार्टी से लड़ें, अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो फाइटिंग इलेक्शन फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन विद नो मनी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अभी कितने एक्सपेंसेस हैं। मैं तो कोई करप्शन, खिलाने पिलाने, शराब और पैसे की बात भी नहीं कर रहा। मैं तो एक जेन्युइनली वैसे ही खर्चों की आपसे बात कर रहा हूँ। कैंपेन इटसेल्फ इज सो एक्सपेंसिव। व्यवस्था इस वक्त उस तरीके की है, लेकिन द लेफ्ट इज नेवर आउट। वी आर एन इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल मूवमेंट जो कहता है साहब इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए हर व्यक्ति के पास। लेफ्ट आप कह रहे हैं आउट भी नहीं है, लेकिन लेफ्ट फाइट में भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, हम कमजोर हैं इस वक्त बंगाल में। अगर मैं अभी जैसे इस वक्त आकर के एक फर्जी ढिंढोरा आपके सामने पीटूं, वी आर मेकिंग द गवर्नमेंट हवा में, तो दैट इज नॉट करेक्ट। वी आर वीक एट द मोमेंट, बट वी आर ऑन अ कमबैक ट्रेल।
और जो हमारे प्रतिद्वंदी कांग्रेस भी हमारे साथ नहीं है इस बार, वो भी वीक है, वो भी एक कमबैक ट्रेल में, दे आर आल्सो ट्राइंग टू फाइट आउट। और हर आदमी अपनी अपनी पार्टी के लिए वर्कआउट चीजों को कर रहा है। हमारा बिहार में एक अच्छा प्रदर्शन था, 16 एमएलए थे, इस बार कम हो गए। तो ये है कि देखिए जो आइडियोलॉजिकल मूवमेंट होती है ना, लोग मुझसे पूछते हैं बात, राइट विंग को खत्म कर दो। राइट विंग भी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी है, उसका एक कैडर है। उसी तरीके से लेफ्ट विंग भी कभी खत्म नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो एन आइडियोलॉजी, दैट इज ऑल्सो कैडर। अगर आप इकोनॉमिक व्यवस्था में, क्लास स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन में आप विश्वास करते हैं, अगर आपका ये विश्वास है कि साहब बड़े बड़े उद्योगपति भी उसी अस्पताल में इलाज कराएं जिसमें एक मजदूर कराता है, जो कि पॉसिबिलिटी है। अगर अब जब आप स्कूलिंग ही नहीं दे रहे हैं, एक स्कूल इतना महंगा, उसमें हर तरह की सुविधा, हर तरह की ट्रेनिंग, दूसरा एक स्कूल ऐसा जिसके अंदर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, टीचर सो रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं गरीब घरों के बच्चे। आई एम द सन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन अ सीनियर पोजीशन, लेकिन मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ा, मैंने अपनी इंजीनियरिंग एक प्रीमियर कॉलेज में करी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे हमारे, हमारी फीसें बड़ी कम थी, हमारा मेस का खर्चा बड़ा कम था। आज आप ग्रेटर नोएडा चले जाइए सर, गरीब घर का लड़का नहीं कर सकता। मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं। हाँ, पर नॉलेज पार्क में आप जाइए, कितने महंगे महंगे कॉलेजेस हैं। अगर व्यवस्था को खत्म करना है, दैट इज लेफ्ट। हम जी अब मैं अगर ये कहूं कि पश्चिम बंगाल का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, तो लेफ्ट को क्या कहूं, मतलब लेफ्ट साइलेंट गेम चेंजर है कुछ, या फिर केवल स्पेक्टेटर है? देखिए, बहुत फ्रैक्चर्ड होंगे मैंडेट्स, और कई बार क्या होता है, ये साइलेंट स्पेक्टेटर गेम चेंज कर जाता है। दिल्ली में आपने देखा, अब मेरे मित्र हैं सोमनाथ भारती, उन्हीं का एग्जांपल लेता हूँ, वो 1100 वोट से हारे, मेयर 1100, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और कांग्रेस गॉट 7000 वोट्स, एंड देयर आर 30-40 सीट्स लाइक दैट, जिसके ऊपर ये एक गेम चेंजिंग हुई। तो कांग्रेस की वजह से भी और लेफ्ट की वजह से भी बहुत सी सीटों के ऊपर आप यकीन मानिए बहुत सा प्रभाव पड़ने जा रहा है, नंबर 1। और वहीं से हमारे सीट्स जो जर्मिनेशन है, वो जो रिकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, वो शुरू हो रहा है। अब वो बीजेपी हो या तृणमूल हो या फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो, दैट हैज टू बी सीन। वोटिंग, आपने बहुत सारे वोट्स काट दिए, जब आपने बहुत सारे वोट्स काटे तो नंबर ऑफ वोट्स जिन्होंने वोट किया वो सीमित हैं, तो आपको लग रहा है परसेंटेज ऑफ वोटिंग बड़ी है, बट एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वो लगभग उतने ही हैं, जो मेरा मानना है। दैट इज बड़ा कंप्लेन है लोगों के अंदर, जिन के वोट कटे, एक साइजेबल नंबर है ना। अभी मैं एक इंटेलेक्चुअल के साथ था, वो कह रहे थे साहब कि अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो पूरे देश के अंदर अभी तक 5 करोड़ वोट काटे जा सकते गए हैं। हो सकता है उसमें से जेन्युइन भी हो, जो काटना जरूरी था हमारे मुल्क के लिए, दैट इज वन पार्ट। अब घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खाना एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, मछली आपने देखा, बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, झालमुड़ी। हाँ, झालमुड़ी, झालमुड़ी जो है वो एक मुद्दा। हाँ, देयर आर सो मेनी इश्यूज, देयर इज। अब देखिए, बीजेपी का कल्चरल अफिनिटी बंगाल में नहीं हो सकता, वेदर दे मेक द गवर्नमेंट और नॉट मेक द गवर्नमेंट, पीपल देयर आर वेरी लिबरल, वो खाने के मामले में बड़े लिबरल हैं साहब। लेकिन एक दुश्मन छोटे दुश्मन को खत्म करने के लिए आप बड़े दुश्मन के भरोसे पर हैं, यानी कि तृणमूल कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीजेपी के भरोसे पर हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, साइलेंट प्लेयर है लेफ्ट या फिर किंग मेकर बनेंगे या साइलेंट प्लेयर रहेंगे? आई थिंक, देखिए, किंग मेकर किसके साथ बनेंगे आप बताइए। हम तो ना तो तृणमूल को सपोर्ट करेंगे, लेफ्ट तो नहीं करेगा, कांग्रेस कर भी सकता है क्योंकि तृणमूल का जन्म कांग्रेस से हुआ है, लेकिन हम तो साइड में ही रहेंगे। ये बड़ा हमारा क्लियर लेफ्ट होते हुए भी साइड में नहीं, साइड में लेफ्ट ही रहेंगे, लेफ्ट ही रहेंगे बड़ा क्लियर है, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली भी देखो, आपको अपने को क्लियर रखना चाहिए वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग। बट एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड, तृणमूल कांग्रेस एंड द कांग्रेस, हो सकता है कि अगर कुछ इस तरह की बात हो तो दे कैन वर्क इट आउट। एक और गठजोड़ हुआ है असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर में जी। अब इससे ये माना जा रहा है कि लेफ्ट का मतलब इससे माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट जो है वो बटेगा। इससे लेफ्ट को कोई फायदा होगा? नहीं, देखिए, लेफ्ट की राजनीति बड़ी अलग टाइप की होती है, मैं आपको बताऊं। हालांकि हम मुस्लिम या उस तरीके से बात जरूर करते हैं माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन हम मुसलमानों को एक मुस्लिम वोट बैंक नहीं मानते। हमारी फाइट बड़ी क्लियर वर्कर्स फाइट, फार्मर्स फाइट है। वर्कर का धर्म नहीं होता, वर्कर का कोई वो नहीं है, जाति नहीं है। सो यू फाइट इट आउट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो उससे लेफ्ट के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ममता अगर इसको एक मुस्लिम वोट बैंक के नाम से कुछ तुष्टीकरण के टाइप से ट्राई कर रही हैं, तो वो वोट बैंक कट सकता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। व्हाई वी डोंट लाइक AIMIM? द रीजन इज, जब आप मुस्लिम कंसोलिडेशन धर्म के आधार पे करते हैं तो उसका एक रिएक्शन हिंदू पक्ष की तरफ से भी आता है, जो 50-50 खड़े हुए हैं बॉर्डर के ऊपर कि भाई हम सेकुलर हैं,
हम मुसलमान से नफरत तो नहीं करते, लेकिन दे आर अनएबल टू डिसाइड वेदर दे आर हिंदुत्व और नॉट, वो सारे के सारे हिंदुत्व की तरफ चले जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है। अगर मान लीजिए इस गठजोड़ से असदुद्दीन ओवैसी के और जी। हुमायूं कबीर के गठजोड़ से मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा होता है जी। और उसका फायदा आपको नहीं मिलता, तो किसे मिलेगा? देखिए, अगर मुसलमान वोटों का बंटवारा होता है तो बीजेपी स्टैंड्स टू बेनिफिट, क्योंकि अभी जो अगला जो आपका चुनाव है, जो साउथ बंगाल का होगा, जो नॉर्थ बंगाल का चुनाव कल हुआ है, वो टोटली इट इज अ हिंदू मेजोरिटी एरिया। अब हिंदू मेजोरिटी का भी ये मतलब नहीं है कि वो बीजेपी को रिपीट वोट देंगे, क्योंकि देखो, हिंदूज ऑफ बंगाल आर नॉट वेरी कम्युनल इन देयर ईटिंग हैबिट्स, पूजा पाठ की पद्धति के अंदर। आप रामकृष्ण परमहंस भी मछली खाते थे, स्वामी विवेकानंद, तो ये बड़ा लिबरल कल्चर है वहाँ का आपका। इनफैक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने कहा था कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रखो, 4 को हटा दो। They are not right for the idea of India. It doesn't mean that Gandhi was not religious. रोज साबरमती के आश्रम में एक गीता का पाठ होता था, और महात्मा गांधी ने वो बुक कंपाइल करी है जो मैंने पढ़ी है, उनका अपना टीका है भगवत गीता का। तो ये दिस इज द कल्चर ऑफ बिहार, बीजेपी डजंट फिट इनटू इट। तो आप लेफ्ट के लिहाज से अभी भी अपने आप को सेक्युलर राजनीति का चेहरा मानते हैं? बिल्कुल, ये देखो आइडियोलॉजी है। आपको ये मानना पड़ेगा कि इस देश के अंदर शुरू के 30-40 साल में जो दिशा निर्देशन एजुकेशन के माध्यम से, पत्रकारिता के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसीज में, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो गया आपका, क्लोज डोर इकोनॉमी, नॉट ओपनिंग द इकोनॉमी टू द फॉरेन नेशंस, क्योंकि हमारे देश का बनिया फिर विक्टिमाइज होता, ये सब लेफ्ट की देन थी और नेहरू ने इसको माना। भगत सिंह ने नेहरू के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने बड़ा प्रेस किया था भगत सिंह ने उस समय नेहरू को, बोला इज एन इंटरनेशनल विजनरी लीडर, बिकॉज नेहरू वाज लाइक दैट, वेरी क्लोज टू द सोवियत रशियंस आल्सो। एंड तो ये एक सोशलिस्ट मॉडल पे भारत चला। पाकिस्तान ने अपने आप को अमेरिका की कॉलोनी डे 1 से बना लिया। उनके पास फॉरेन कार्स थी, हमारे पास एम्बेसडर हुआ करती थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी चीजें बनाई, अपनी फैक्ट्रियां बनाई, IIMs, IIT, एम्स, ये सब खड़े किए, इसरो, DRDO उन्होंने नहीं किया। एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन अस। ठीक है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट और पश्चिम बंगाल की बात करूं तो किसी ने क्या किया वो छोड़िए, लेफ्ट अपना एक चेहरा भी तैयार नहीं कर पाया इन 15 साल। लेफ्ट में चेहरा नहीं होता। अच्छा, बीजेपी चेहरा नहीं देती है तो आप क्रिटिसाइज करते हैं कि बताइए बिना चेहरे के नहीं, क्योंकि देखिए इन लेफ्ट वी डोंट अप्रिशिएट फेसेस। लेकिन आपको ये नहीं लगता ये सबसे बड़ा माइनस है कि कोई चेहरा ही नहीं है? मतलब ममता बनर्जी के आगे कौन? इसमें ये तो बाय चांस अभी बने हैं मोदी, वरना इवन आरएसएस डजंट लाइक फेसेस। मैं तो बड़ा क्लियरली, मेरे आरएसएस के दोस्त हैं, मैं बात करता हूँ, कहते हैं साहब आइडियोलॉजी फर्स्ट है, उसके ऊपर व्यक्तित्व नहीं। ये हमारा संघ का कोड है, हम कहते हैं हमारा लेफ्ट की एक आइडियोलॉजी है तो वो सुप्रीम है, उससे आप डेविएट नहीं करेंगे। देखिए, ये कहने में लगता है कि ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं डी राजा, ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे सीताराम येचुरी, या चाइना के शी जिनपिंग, वो देखने में लगता है कि अब कितना बड़ा नेता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, दे एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द पोलिट ब्यूरो और द सेक्रेटेरिएट, वो डाइवर्ट नहीं कर सकता 1 इंच। इट इज सो डेमोक्रेटिक, नीचे से ऊपर तक इलेक्शन लड़ते हुए आते हैं। वो कहने को शी जिनपिंग है, वो बहुत बड़ा डिक्टेटर है, नो पावर्स, उनका अपना भी एक सिस्टम है पूरा, उसके हिसाब से उसको चलना है। इफ ही डजंट डू इट, ही विल बी पर्स्ड। एक नारा बड़ा चला, पॉल्टन और दरकार, जी आपने जी जी जी, और एक परिवर्तन जी। तो इसमें से क्या जरूरी है? देखिए, परिवर्तन अलग चीज है, पलटन और दरकार अलग चीज है। जी। पलटन और दरकार का मतलब हुआ जो मौजूदा व्यवस्था उसे पलटना है, जी। और परिवर्तन का मतलब है कि हमें परिवर्तन चाहिए। वो सत्ता में हो ये जरूरी नहीं है। जी। अगर TMC भी वापस आती है और वो परिवर्तन करती है तो लोगों को सिर्फ परिवर्तन से मतलब है। आपको क्या लगता है इस बार क्या चला? पलटन और दरकार चला पश्चिम बंगाल में, परिवर्तन चला? जस्ट ट्राइंग टू चेंज द गवर्नमेंट, एक्चुअली। और हाँ, यस, अगर बीजेपी अगर आती है तो ये अपने हिंदुत्व को तो फैलाएंगे ही, खैर इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो पॉलिसीज बनाएंगे वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से होंगी, जो संघ कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे, मंदिर मस्जिद उसी हिसाब से होगा, इसमें तो खैर दो राय नहीं है। बट मेरा यही मानना है कि बंगाल हो गया, केरल हो गया, दक्षिण भारत के अन्य राज्य हो गए, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे देयर आर मेनी स्टेट, गोवा इवन इज देयर, इसमें आपका हार्डकोर नॉर्थ इंडियन हिंदुत्व नहीं सरवाइव कर सकता ज्यादा देर। आप जबरदस्ती में सरकार बेशक बना लीजिए, और वो इन्होंने करा साहब, वो किरण रिजिजू को आकर के स्टेटमेंट देना पड़ गया, नहीं देयर आर मेनी बीफ ईटिंग स्टेट्स, उनको देना पड़ा ना क्लैरिफिकेशन। वो नॉर्थ इंडियन जो हमारा है, मथुरा की जो वृंदावन की जो वैष्णव संस्कृति है, उसको नहीं, उन्होंने बोला नो। विवेक जी, आप लेफ्ट का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और अगर मैं लेफ्ट की राजनीति की बात करूं तो देश के कुछ राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की राजनीति को बहुत सकारात्मक और बहुत भविष्य में एक संभावना की दृष्टि से देखा जाता है। जी। 2026 और आगे जी, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट क्या मानते हैं, ये सर्वाइवल के कुछ चांसेस हैं या ये आखिरी लड़ाई है लेफ्ट की?
नहीं, देखो लेफ्ट हमेशा था, है और रहेगा, क्योंकि लेफ्ट इज बेसिकली अ फाइट ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जब तक समाज में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रहेगी, आपका लेफ्ट रहेगा। जब तक समाज के अंदर रिलीजियस एनिमोसिटी रहेगी, राइट विंग रहेगा। दीज आर सोशल, ये सोशल मूवमेंट्स हैं। सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको बेहतर समझा सकते हैं। जब तक दो धर्मों में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन चलेगा, राइट विंग पॉलिटिक्स उसका एक बाई प्रोडक्ट है। इट कुड बी इस्लामिक राइट विंग, इट कुड बी हिंदू राइट विंग, इट कुड बी क्रिश्चियन और जूइश राइट विंग जो इजराइल में है, तो वो इट इज अ सोशल फिनोमिना। उसी प्रकार से जब तक आपकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ऑफ द वर्कर्स एंड द फार्मर्स, वर्किंग क्लास एंड द रूलिंग क्लास रहेगी, चाहे वो राजा तानाशाह के रूप में हो या इन बड़े बिजनेसमैनों के रूप में हो, मल्टीनेशनल के रूप में हो, लेफ्ट नेवर गोज आउट। वो हल्का सा वीक होगा। फिर अभी आपने एक्सपेक्ट किया था कि नोएडा के अंदर अचानक इतने सारे वर्कर सड़क पे उतर आएंगे? ये फ्रैंकली देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इन दी एंड उनकी सैलरी बड़ी लिमिटेड थी। अब हमारे जैसे लेफ्टिस्ट तो बहुत समय से मजदूर यूनियन करते आए हैं, तो अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ? अचानक क्या हुआ? अचानक ये हुआ उनकी सैलरी कम थी, मिनिमम वेजेस ज्यादा नहीं थे। पड़ोस के राज्य में मिनिमम वेजेस बढ़ाए गए साहब, इनके नहीं बढ़े। और अचानक सिलेंडर जब नहीं मिलने लगा और महंगा पड़ गया, तो वो ट्रिगर पॉइंट हो गया जो मैंने जो एनालाइज किया। फिर उसमें कुछ नेता आए, कुछ उन्होंने भड़काया भी और सो ऑन एंड सो फोर्थ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो मैं बार बार टीवी पे भी कहता हूँ, अपने राइट विंग के दोस्तों को भी कहता हूँ, चाहे नक्सलिज्म हो, चाहे इस तरह की मजदूर, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो माओइस्ट कम्युनिस्ट हैं, जो वो लोग हैं, अगर उनके सामने एक बीजेपी का आदमी खड़ा कर दिया जाए और एक सीपीआई सीपीएम का खड़ा कर दिया जाए, दे विल नॉट शूट द बीजेपी फेलो फर्स्ट, दे विल फर्स्ट शूट द सीपीआई सीपीएम। वो कहते हैं तुम साले सीपीआई वाले, सीपीएम वाले, तुम लोग जाके इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो और तुम सो कॉल्ड वर्कर यूनियन बनाते हो और उसी सिस्टम में रह करके बार्गेन करके वर्कर को राइट दिलाते हो, इससे हमारी मूवमेंट कमजोर पड़ती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिस इज द रियलिटी। अब सवाल ये है कि लेफ्ट अपनी विचारधारा को अगर पकड़े रखता है, लेफ्ट अगर अपनी विचारधारा को पकड़े रखता है जी, तो पॉलिटिकल सर्वाइवल मोड में रहता है। विचारधारा को छोड़ता है तो लेफ्ट नहीं रह जाता जी। तो अपग्रेड और अपडेट कब होंगे आप? नथिंग सर, देयर इज नो रीजन टू अपग्रेड। ये देखो, ये तो एक तो टाइम था जब राजा हुआ करता था, आज तो फिर भी प्रजातंत्र है। आज हम लड़ तो सकते हैं, हम चैनल पे आके अनुराग मुस्कान जी के शो में आकर के लड़ाई तो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। सो देयर इज स्टिल देयर ना। अब आप सोचो, जब एरिस्टोक्रेसी थी, जब राजा था, उसकी सेना थी, इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, तब भी तो लेफ्ट लड़ा ना। रूसी क्रांति हुई, बहुत सारी चीजें हुई आपकी। 1950 में ये निर्णय हुआ कि कम्युनिस्ट भी, अब क्योंकि राजा नहीं रहा है, डेमोक्रेसी आई है, हम साम्यवाद चुनाव के जरिए लाएंगे। सो वी आर यूजिंग इट। चलिए, एक आखिरी सवाल, सेकंड फेज में क्या देख रहे हैं, कितना परसेंटेज देख रहे हैं? आई थिंक सेकंड फेज के अंदर बीजेपी का जो बढ़त अच्छा बुरा होना था वो इस फेज में हो गया। सेकंड फेज इज टोटली प्रो द इंडिया अलायंस पार्टीज। उसमें कौन कितना खींच पाता है ये देखना पड़ेगा। उसमें एक माइनॉरिटी का वोट बैंक भी ज्यादा है दक्षिण बंगाल की तरफ। द टेम्परामेंट, अगर आप पिछला इलेक्शन रिकॉर्ड भी आप कंपेयर करेंगे, व्हाटएवर द बीजेपी कुड डू, इट वाज इन नॉर्थ बंगाल। चलिए विवेक जी, आपने पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति पर और उसमें लेफ्ट की भूमिका पर खुलकर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद 4 मई के बाद एक बार फिर बैठेंगे और इस आकलन पर फिर एक और आकलन करके हम चर्चा करेंगे। अभी की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, विवेक श्रीवास्तव को आपने सुना, लेफ्ट का चेहरा, लेफ्ट के नेता जो टीवी चैनल्स पर बहुत मुखर नजर आते हैं और तेज तर्रार हैं, लेफ्ट के युवा नेता हैं। सबसे बड़ी बात कि लेफ्ट में युवा सोच को अपलिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके ये पैरोकार हैं। बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, लेकिन आपको आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अभी पश्चिम बंगाल पर ही रहेंगे, कोशिश करूंगा कि वापस आऊं पश्चिम बंगाल। आप लोगों की बहुत मांग है कि पश्चिम बंगाल मैंने क्यों छोड़ दिया। मैंने पश्चिम बंगाल छोड़ा नहीं है, देखिए अभी भी पश्चिम बंगाल पर ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन कारनामा का सफर भी जारी रहेगा और औचक बचक का सफर भी जारी रहेगा। जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आप साथ रहेंगे ही। अपना तब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अगली पेशकश आपके सामने मैं नहीं लाता। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। थैंक यू सर। मैं 10 मिनट यहीं से कर लूं? हाँ, कर लीजिए।